प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं टीचिंग परीक्षा में और सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बोलता हूं। भाई साहब, बारिश हो रही है। किसकी बारिश हो रही है भाई साहब? गुणों की बारिश हो रही है। मार्क्स मिले हैं भाई साहब बीपीएससी टीआरई 3.0 में बच्चों को, ऐसी बारिश हो रही है। और ऐसी बारिश अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में करनी है तो भाई साहब टीचिंग परीक्षा से और बेहतर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिलने वाला नहीं है। बराबर है। तो उसी के साथ उसी जोश में जिस तरह से हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी की थी, उसी जोश में, उसी होश में और उसी जबरदस्त भाई साहब उस जज्बे से हम आगे बढ़ने वाले, जहां पर पूरे के पूरे क्वेश्चन विज्ञान के तोड़ मरोड़ के रख देंगे। सभी लोग तैयार है? एक बार तैयार होंगे सभी लोग बोल देंगे। तो उसी के साथ आप सभी को एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका दिया है हमारे बीपीएससी टीआरई 4 में, जो कि कल बच्चों के इतने फोन आए थे भाई साहब, रात में 12 बजे तक, 1:30 बजे तक हमने कॉल हमारे टीचिंग परीक्षा ने रिसीव किया था। और आप ही के अनुरोध से हमने ये ऑफर आज के दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अगर किसी बच्चों को इसे एनरोल करना है तो जनरली एनरोल कर लेंगे, अपना जो भी है खाता भाई साहब इसमें ओपन। और पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से। तो चलिए सभी लोग एक बार आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट भी करेंगे जी। चलिए फास्ट तरीके से सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? सर कट ऑफ कितना जा सकता है? देखिए कट ऑफ के बारे में उतना नहीं बोल सकता हूं, पर इतना जरूर है कि 1 to 5 के लिए कट ऑफ कम जाने वाला है और 6 to 8 के लिए कट ऑफ हाई जाने वाला है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर सभी लोगों ने दे दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सभी लोग कान में भाई साहब, कान के जरिए अपने दिमाग में भी डाल देंगे। जी हाँ, हाई कट ऑफ जाने वाला है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद मीथेन के बारे में आप सभी को पता है, इसका फार्मूला सभी लोग देंगे। इसका फार्मूला रहेगा आपका CH4, और CH4 को हम क्या बोलते हैं जी? मार्स गैस बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये एक प्रकार की आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैस होती है। कैसी होती है? ग्लोबल वार्मिंग गैस होती है, ये आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड भाई साहब ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। देखिए मैं जितने भी बातें बता रहा हूं उन सभी बातों को आपको भाई साहब किसी नोट में लिख के रखना है, क्योंकि बताइए हर एक बात जो है भाई साहब किसी सुनहरे मौके से कम नहीं रहेगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। और इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको कि अगली बार जो आप विज्ञान का पेपर सॉल्व करोगे टीआरई 4.0 के अंदर भाई साहब, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे विज्ञान के, उन सभी क्वेश्चंस को मैं पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसी तरह से देखिए सभी लोगों को ध्यान में रखना है। बायो इंडिकेटर मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे जीव ये बताते हैं कि आपके आजू बाजू का वातावरण या इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, ये बताने का काम करता है आपके बायो इंडिकेटर। बायो माने कि जीव जो इंडिकेट करते हैं कि आपका वातावरण कैसा है। बराबर है, उसमें भाई साहब आपके लाइकेन आ जाएंगे। उसी तरह से फाइटोप्लैंटन, फाइटोप्लैंटन मतलब क्या है? ये प्रकार के जीव होते हैं जो आपके समंदर में पाए जाते हैं। और आपको बता दूं, हमारे धरती के ऊपर जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है? समंदर से आता है। और वो कौन लाते हैं भाई साहब? वो लाते हैं आपके फाइटोप्लैंटन। ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्लियर है? और उसी के साथ साथ अर्थवर्म माने कि केचुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं। किसका? जो भाई साहब खेती करने वाले उनका दोस्त बोलते हैं। ये भी अर्थवर्म भी जो है भाई साहब, ये भी एक प्रकार का बायो इंडिकेटर होता है। ये बता है कि आपकी सॉइल माने कि मट्टी की कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। क्लियर हो गया? और लाइकेन के बारे में आप सभी को पता है लाइकेन क्या है। जितने बातें मैं बोल रहा हूं सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं। लाइकेन क्या है? ये भाई साहब एक सहजीव संबंधी होते हैं, सहजीव संबंधी होते हैं। जैसे आप सभी को पता है संबंधी मतलब क्या होता है भाई साहब? लड़का और लड़की के रिश्तेदार जो होते हैं उनसे संबंधी बोलते हैं, है ना? उसी तरह से होता है जैसे कि लड़की भाई साहब ब्याह कर कर जब घर में जाती है, वो कौन सा काम करते हैं? जनरली पुराने ख्याल की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो क्या करती है? खाना बनाने का काम करेगी। और भाई साहब जो दूल्हा है वो क्या करता है भाई साहब? बताओ। वो घर बनाएगा दुल्हन के लिए नया, उसे सजाएगा और भाई साहब अपनी फैमिली आगे बढ़ाएगा। ऐसा ही होता है। बस ये भी वैसे ही संबंधी लोग हैं। इसमें संबंधी कौन कौन होता है? उसमें जो दूल्हा होता है भाई साहब वो होता है आपका फंगी। कौन होता है? फंगी,
जिसे हम बोलेंगे कवक। ये क्या बनाता है? दूल्हा क्या बनाता है? घर को सजाता है ना, उसी तरह से ये फंगी क्या बनाता है? ये भाई साहब आपको घर बना के देगा, आपको नहीं देगा, अपनी दुल्हन को देगा। और इसकी दुल्हन को है ना, इसकी दुल्हन है आपकी अलगी। अलगी माने जिसे बोलते हैं हम शेवाल। और शेवाल क्या बनाएंगे भाई साहब? ये भाई साहब खाना बनाएगी। क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्लियर है? सहजीव संबंधी। क्लियर है? चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा भी है कि लाइचन जो होता है भाई साहब, वो सल्फर डाइऑक्साइड का एक क्या होता है? एक जैविक इंडिकेटर होता है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। चलिए बताइए, पूछा गया है कि किस पदार्थों को सीधे ठोस से भाई साहब गैस में परिवर्तित कर सकते हैं? उन पदार्थों की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला गया है? बहुत बढ़िया जी हाँ, खाना बनाएंगी ना सहसंबंधी भाई साहब। अब उसी के लिए मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे भाई साहब, वो गवर्नमेंट जॉब ही इसीलिए चाहते हैं कि भाई साहब कुछ अच्छी सी फैमिली मिल जाए, अच्छी दुल्हन मिल जाए भाई साहब, है ना। कुछ लोग तो होंगे, कोई भाई साहब प्यार में डूबा होगा और अपने प्यार को पाने के लिए वो गवर्नमेंट जॉब चाहता होगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिल जाएगी इस बार। ठीक है, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा भाई साहब? इसका आंसर रहेगा आपका सब्लिमेशन, जिसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। इवेपोरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें भाई साहब लिक्विड माने कि जो द्रव पदार्थ होता है उसे हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे भाई साहब, उसमें उष्मा देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी स्टीम में माने कि भाप में, उसे बोलेंगे हम बाष्पीकरण। उसी तरह से पिघलना मतलब क्या है? मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि भाई साहब कोई ठोस पदार्थ है, उसे जब आप हीट करते हो माने कि उष्मा देते हो तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम? पिघलना माने कि क्या बोलेंगे जी? मेल्टिंग बोलेंगे। और एक बात आपने अभी देखो, शादियों का मौसम चल रहा है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि सहसंबंधी हो गए, तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। देखिए अच्छी फैमिली क्या होती है भाई साहब? ये अच्छी फैमिली है, ये अच्छी फैमिली है। देखो भाई साहब कितने कितने रंग, स्टेज देखिए। अभी मुझे बताइए इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं भाई साहब जिनको अंबानी फैमिली से न्योता आया था कि भाई साहब हमारे बच्चे की शादी हो रही है, आप सभी को मैं इनवाइट करता हूं। कौन कौन है भाई साहब ऐसे स्पेशल? कोई तो होगा, कोई तो होगा यहां पे, कोई है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है भाई साहब, तो हमारे रिश्तेदार ही काफी है ना, अंबानी ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, बड़े लोग हैं, है ना। देखिए शादी में अगर जब कभी गए होंगे तो भाई साहब आपने देखा होगा ऐसे धुआं धुआं जो है भाई साहब आजकल बहुत चल रहा है ना। पूरे स्टेज में धुआं, बाद में यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन इस तरह से एंट्री कर रहे हैं, उनके रास्ते में धुआं। ये धुआं पता है क्या होता है? मुझे भी नहीं आया था, हमें भी नहीं बुलाया था, बताओ अंबानी जी ने। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते। ये धुआं कहां से आता है? ये धुआं क्या है पता है? आप सभी को पता है एक नाम, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ जिसे बोलते हैं, शुष्क बर्फ जिसे बोलते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भाई साहब ये ड्राई आइस होता क्या है। चलिए मोदी जी गए थे मेलोनिकल लेकर। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया बात बोली आपने, तो बताइए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। शुष्क बर्फ मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को जब सॉलिडिफिकेशन करते हैं भाई साहब, उसमें क्या बोलते हैं? उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। और ये CO2 जो है भाई साहब डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और ये धुआं धुआं जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है जी? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि सर ठीक है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई है, पर हवा होके ये ऊपर क्यों नहीं चली गई? क्योंकि कोई बता सकता है इसका आंसर? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है भाई साहब, ये हवा से भारी होती है। कैसी होती है? भारी होती है। उसी के साथ साथ ये ठंडी भी रहेगी। कैसी रहेगी? ठंडी भी रहेंगी। अब मुझे बताइए, जो हवा ठंडी है वो भारी होती है ना, और इसीलिए भाई साहब वो पूरे उस स्टेज के ऊपर फैली हुई होती है। क्लियर है जी? क्या बात है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, बताइए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। बताइए, ये सभी के मैक्सिमम कल क्वेश्चन जो कुछ हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो री एग्जाम हुए थे उसके कुछ क्वेश्चन बचे थे, उनको मैं यहां पे ले रहा हूं, उसके बाद नए क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, चलिए बताइए वर्क का यूनिट क्या रहेगा। इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा, इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। बताएंगे सभी लोग वर्क माने कि जिसे हम कार्य बोलते हैं, इसकी एसआई इकाई क्या होती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है, और सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने वाले, पूरी दुनिया के सामने आगे रहने वाले। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। जूली, जूली नहीं जी, जूल। देखिए इसका आंसर रहेगा जूल। ये जूल जो है भाई साहब, ये आपके कार्य और साथ साथ भाई साहब ऊर्जा की भी इकाई होती है, यह आपको याद रखना है। कार्य और ऊर्जा इन दोनों की इकाई होती है। साथ में न्यूटन की अगर बात करूं, ये न्यूटन कौन है? आपके दादाजी के परदादा है, बराबर है, आप सभी को पता है। और ये न्यूटन जी किसका इकाई है जी? ये आपके फोर्स माने कि जिसे बोलते हैं हम बल की इकाई है। सभी लोग मुझे बता देंगे कि ये वैट भाई साहब, ये वैट किसकी इकाई है? चलिए बताइए सभी लोग बताएंगे ये वैट किसकी इकाई है। फास्ट, सभी को पता है, मुझे पता है, बस भाई साहब हमें रिवीजन करना है फास्ट तरीके से, है ना, क्योंकि हमें टीआरई 4.0 में हमारी सीट पक्की करनी है और भाई साहब टीचिंग परीक्षा के साथ जाना है, बराबर है। बैच भाई साहब मैं वो सभी को बता रहा हूं, सभी लोग जो भाई साहब जिन लोगों ने बैच ली है हमारे टीआरई 4.0 की, वहां पे से पहले से हमने बहुत सारा कंटेंट लगा के रखा है। पर क्या हुआ है, अभी टीआरई 3 हो गया, थोड़ा 2 दिन आराम कर लेते हैं ऐसा सोचे है, और उसके बाद 2 दिन बाद जो है आपके क्लास शुरू हो जाएगी जोश के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रहेगी आपकी पावर की, किसकी पावर? माने कि जिसे हम बोलेंगे शक्ति बोलेंगे। अच्छा, कोई बता सकता है जो आपका स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन के बाद बताए, स्टीम इंजन माने कि जो भाप के ऊपर चलने वाली इंजन थी, भाप के ऊपर चलने वाली जो पहली भाई साहब रेलगाड़ी का इंजन था, इसकी खोज किसने निकाली थी? इसका खोज किसने निकाला था? कौन थे बताइए? वो थे आपके जेम्स वैट। कौन थे जी? जेम्स वैट थे, और इसी वैट के ऊपर से इनकी इकाई वैट रखी गई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सभी लोग इसकी इकाई की जोड़ाई कराएंगे भाई साहब, जोड़ी लगाएंगे, इनका भाई साहब बंधन करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर कौन सा सही है। चलिए सभी लोग फास्ट, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विद्युत आवेश, जिसे हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? विद्युत आवेश, विद्युत विभव जिसे हम वोल्टेज, विद्युत प्रतिरोध माने कि रेजिस्टेंस, शक्ति माने कि पावर, ऊर्जा माने कि एनर्जी। बताइए सभी लोग जुड़े लगाएंगे विद्युत आवेश की चार्ज, है ना, सभी लोग जुड़े लगाएंगे। आंसर क्या रहेगा? सभी लोग ए बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। करंट माने कि इसके चार्ज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चार्ज के बारे में, तो भाई साहब क्या रहेगा? ए का 1 का डी आ जाएगा, विद्युत विभव माने कि वोल्ट आ जाएगा, उसके बाद कुलम, विभव का मतलब आएगा वोल्ट आ जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का आ जाएगा आपका ओम आ जाएगा, शक्ति को अभी हमने गिना था भाई साहब वैट में, और ऊर्जा और कार्य का रहेगा आपका जूल। मैं अभी जोड़ी बताओ भाई साहब कौन सी लगी है? ए के साथ डी आया है, 2 के साथ भाई साहब ए आया है, 2 के साथ ए, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए। किन किन लोगों का सही है? बहुत बढ़िया। और जिन जिन लोगों ने सही जोड़ी लगा है, आपको बता दूं भाई साहब आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां से टीआरई 4.0 में 1 to 5 में भाई साहब एक क्वेश्चन आने वाला है, पक्का आने वाला है, लिख लो। क्लियर है जी? चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया है ना क्वेश्चन आने के बाद, क्योंकि ऐसे लगता है कि मां सरस्वती ने हमारे सर के ऊपर हाथ रख दिया है और बोल रहे कि भाई साहब बच्चों का भला कर दीजिए, है ना। ऐसा ही कुछ हुआ है टीआरई 3.0 में। और भाई साहब कितने क्वेश्चन हमारे पूछे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, माने कि पूछा गया है किन में सबसे अधिकतम विद्युत प्रतिरोधकता होती है। चलिए बताइए,
विद्युत प्रतिरोधकता होती है। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। शेयर करना कोई भी नहीं भूलेगा, क्योंकि वही आप लोग हो जो हमें आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम आपके जरिए आगे बढ़ रहे और आप जो है हमारे जरिए, ना कुछ बल्कि 10% तो हमारा भाई साहब जरूर हिस्सा रहेगा आपके सक्सेस में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है जी। मैक्सिमम बोला गया है, मैक्सिमम रेजिस्टिविटी बोली गई है, माने कि इसका आंसर आपका नाइक्रोम रहेगा। क्या रहेगा? नाइक्रोम। सबको बता दूं, सिल्वर वो धातु है, वो धातु है जिसकी सबसे ज्यादा भाई साहब वो करंट को बहाता है खुद में से। करंट बहाता है मतलब जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, माने कि ये करंट का सबसे अच्छा सुचालक है, ऐसे बोलेंगे। कौन जी? आपका सिल्वर। क्लियर है। और भाई साहब कॉपर को हाथ लगाओगे तो करंट लग जाएगा। आयरन को भाई साहब डाल दो उस बोर्ड के अंदर, स्विच ऑन कर दो और भाई साहब उंगली पकड़ लो, करंट लग जाएगा। तो नाइक्रोम आपका आंसर रहेगा। और ये नाइक्रोम कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखिए सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे भाई साहब, नाइक्रोम जो है भाई साहब इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। साथ में इसमें कौन कौन से होते हैं? नाइक्रोम ये कोई धातु नहीं है, पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। जो भाई साहब नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। साथ में इसमें कुछ अमाउंट में आपका आयरन भी रहेगा। और ये क्या है? आपका मिश्र धातु है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नाइक्रोम ना ही धातु है ना ही अधातु है, ये क्या है? मिश्र धातु है। क्या है जी? मिश्र धातु है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है। और ये भाई साहब इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे आपको याद रखना है, इसे बोला जाता है ब्राइट रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? ब्राइट रे बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब कभी भी इसमें से आप करंट को फ्लो करते हो भाई साहब, ये इस तरह से जल उठती है, वहां से आपको रेड कलर की, उसके बाद ऑरेंज येलो कलर की लाइट वहां से निकलते हुए दिखाई देगी। और साथ में आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ये नाइक्रोम कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? जो भाई साहब आपके इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं वहां पे इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके साथ साथ कहां पे इस्तेमाल करेंगे? ये इस्तेमाल की जाती है आपकी जो इस्त्री होती है भाई साहब, इस्त्री होती है, कपड़े करने की इस्त्री बोल रहा हूं, ठीक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कौन से प्रभाव के ऊपर काम करता है, कोई बता सकता है? चलिए सभी को मेरा एक क्वेश्चन है, जब कभी भी किसी धातु से या मिश्र धातु से आप करंट को बहाते हो, किसे बहाते हो? करंट को बहाते हो, तो उसमें भाई साहब गर्मी पैदा हो जाती है, उसमें से उष्णता बाहर निकलती, उष्मा बाहर निकलती है। उसे कौन सा प्रभाव बोला जाता है? ये कौन से प्रभाव के ऊपर काम करती है भाई साहब? ये काम करते आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करते, माने कि विद्युत धारा का, विद्युत का उष्मा प्रभाव। सभी लोग इसे याद रखेंगे भाई साहब। यह आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बोली है मैंने। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी टीआरई 3.0 में। क्लियर है? हीटिंग इफेक्ट। और इसे ही दूसरा भी नाम है, इसे ही बोला जाता है आपका जूल्स इफेक्ट। क्या बोला जाता है? जूल्स इफेक्ट या जूल्स का प्रभाव भी बोला जाता है। यह भी आपको याद रखना है। इसमें एक और बात जोड़ दो भाई साहब, अब क्या बोलूं, इसमें कोई क्वेश्चन हमें छोड़ना है। इसका फार्मूला रहेगा H = I² R × T। यह फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? सभी लोग ये बात बोलेंगे सर क्लियर हो गया। आगे का क्वेश्चन लो। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की भाई साहब जो भाई साहब द्वीपिकाएं होती है, कहां पर पाई जाती है? चलिए बताइए सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी हाँ, जूल्स इफेक्ट भी बोलेंगे इसे। और इसका आंसर क्या रहेगा जी?
इसका आंसर, हाँ सर ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआई 3 में आया था वो वाला क्वेश्चन। इसका आंसर रहेगा आपका पैंक्रियाज। क्या रहेगा जी? पैंक्रियाज। यकृत में नहीं रहता है जी, यकृत में कहां से रहेगा? ये रहता है आपके पैंक्रियाज के अंदर, जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। आप सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे, ये देखिए आपका ये स्प्लीन हो गया है, जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं। इसके बाद ये पत्ती जैसी आपको जो दिखाई दे रही है ना, यह आपका अग्नाशय है। क्या है ये? अग्नाशय है। और इसमें छोटी छोटी कोशिकाओं का ऐसा एक ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगर मतलब ध्यान में रख दियो वो आपसे, ठीक है जी? हाँ, क्लियर है यहाँ पे। और ये क्या करती है भाई साहब? इसमें जो है अल्फा, उसके बाद बीटा और भाई साहब डेल्टा नाम की कुछ कोशिकाएं होती है ना। ये बीटा कोशिकाएं जो है भाई साहब, ये आपका इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। कौन सा? इंसुलिन। और आप सभी को पता है ये इंसुलिन क्या करती है भाई साहब? जिस किसी के घर में कोई दादाजी होंगे, बड़े पप्पा होंगे, मम्मी दादी होंगी भाई साहब, उनको एक जनरल बीमारी, आपको बता दूं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसुलिन का उपयोग कहां पे होता होगा? तो हमारा प्यारा भारत देश है। मेरा भारत महान, बराबर है। किस बात में महान? दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट, सबसे ज्यादा शुगर वाले पेशेंट कहां पे मिलेंगे आपको? भारत में मिलेंगे। और भाई साहब ये इंसुलिन क्या करता है? ये शुगर लेवल को कम करता है, शुगर को कम करने का काम करता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है जी? जी बहुत बढ़िया। कंट्रोल का मतलब है वो कम करता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और हार्मोन है जिसके बोला जाता है भाई साहब ग्लूकागॉन। क्या बोला जाता है? ग्लूकागॉन बोला जाता है। ये क्या करता है? ये शुगर लेवल बढ़ाता है, शुगर को बढ़ाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब एंजाइम्स की बात हो रही है तो सभी लोग बताएंगे कि एंजाइम्स केमिकली माने कि रासायनिक रूप से क्या होते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और जो बच्चे, मैं बता रहा हूं, कल की गुरु पूर्णिमा थी, है ना, आने वाले शायद 1.5 महीने के बाद आपका टीआरई 4.0 रहने वाला एग्जामिनेशन रहेगा, बराबर है। उस 4.0 के एग्जामिनेशन में अगर आपको खुद पे अफसोस नहीं करना है कि भाई साहब मैंने अगर कुलदीप सर का क्लास किया होता तो शायद मेरा विज्ञान का पेपर आज बेस्ट गया होता, वो पछतावा अगर आपको नहीं करना है तो अभी से बोल रहा हूं, जल्दी से टीचिंग परीक्षा को भाई साहब जो भी कोर्सेस है वो ले लो, क्योंकि ये ऑफर बस 31 जुलाई तक ये सीमित रहेगा। उसके बाद इसके कोर्सेज जो है भाई साहब डबल से भी ज्यादा प्राइस हो, क्योंकि बहुत बच्चों ने एनरोल कर लिया है और एक लिमिट के बाद हम भी भाई साहब बंद कर देंगे कि अभी नहीं। क्लियर है? तो जल्दी से एनरोल कर दो सभी लोग। इसका आंसर सभी ने बता दिया है जी। एंजाइम्स क्या रहेंगे? ये भाई साहब प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और सभी लोगों ने आंसर किया है प्रोटीन। ये प्रोटीन किससे बनते हैं? ये बनते हैं आपकी अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बने रहेंगे। और भाई साहब ये भी आपको ध्यान में रखना है, हमारे शरीर में भाई साहब अमीनो एसिड्स होता है हमारे शरीर में लगभग 21 टाइप्स के, कितने जी? 21 माने कि 21 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। उसमें से बस 20 अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड जो है वो भाई साहब प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर है? कितने प्रकार के होते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कितने होते हैं? 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं और उसमें से 20 अमीनो एसिड हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए जी? प्रोटीन बनाने के लिए। क्लियर है? सभी को ध्यान में रहेगा। और बात करूं भाई साहब इन तीनों की, तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट की, तो लिपिड जिसे हम वसा भी बोलते हैं, ये वसा माने कि फैट, जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम से, वो होती है 1 किलो कैलोरी भाई साहब पर ग्राम। और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, वो मिलती है आपकी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। इतनी ऊर्जा मिलती है। साथ में प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा मिलती है। माने कि किससे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला हमारे अन्न का स्रोत कौन सा है? वो रहेगा आपका लिपिड, माने कि वसा। कौन रहेगा? वसा। और हमारे शरीर को, मेरे शरीर को, आपके शरीर को
सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला अन्न का घटक कौन सा है? वो रहेगा आपका कार्बोहाइड्रेट। भाई साहब कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने क्या बोला एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, और सभी लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला अन्न का घटक कौन सा है? तो वो है आपका लिपिड माने की फैट माने की वसा। हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा देने वाला अन्न का घटक कौन सा है? वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। सभी को क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? और लगभग कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को 60 to 65% ऊर्जा प्रदान करता है, यह भी आपको याद रखना है। क्लियर है जी? क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो ए विटामिन। बताइए कौन सा एसिड है भाई साहब जो कि विटामिन की तरह भी काम करता है? ये एकदम इजी क्वेश्चन है, और आपको बता दो TRE 4.0 में विटामिन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। 3.0 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैं आपको बता रहा हूं TRE 4.0 में, TRE 4.0 में आपके लिए भाई साहब ये विटामिन नाम का टॉपिक जो है, ये विटामिन नाम का टॉपिक है, इसमें पक्का कम से कम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने जी? कम से कम 2 क्वेश्चन आने वाले, पक्का बता रहा हूं। 101% अभी से लिख के रख दो कि कुलदीप सर ने आज की तारीख कितनी है जी? आज की तारीख कितनी है? वो तारीख भी लिख देना कि कुलदीप सर ने इस तारीख को बताया था कि विटामिन के ऊपर TRE 4.0 में आने वाले कम से कम 2 क्वेश्चन आने वाले। अगर नहीं आएंगे भाई साहब तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? विटामिन सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है भाई साहब जो उष्मा से भाई साहब ये खत्म हो जाता है, इसका खून हो जाता है। अगर भाई साहब किसी भी चीज को आप गर्म करो जिसमें विटामिन सी माने की खट्टी चीज है ना, उसको गर्म कर दो तो उसमें खट्टापन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है। अगर भाई साहब आप सभी ने भाई साहब अचार खाए होंगे और सभी लोग मुझे बताएंगे विटामिन सी कौन से चीज में सबसे अधिक होता है? होता है आंवले में। कहां पे होता है? आंवले में होता है। और आंवले का अचार जब बनाते हो, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, वहां पे उसको उबालने का काम करते हैं भाई साहब। अब मुझे बताइए अगर जी बिल्कुल, जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेचुलेशन बोल देना, ठीक है जी? मैं क्या बोल रहा था? हाँ, आंवले को जब उबालते हो तो उसमें विटामिन सी खत्म हो जाता है, माने कि आप आंवले का अचार जो होता है, अगर कोई नहीं खाता होगा तो उसे बताना चाहूंगा आंवले में विटामिन सी अत्यधिक होता है, विटामिन ई भी होता है, और यह आपके दिमाग के लिए और भाई साहब आपके स्किन के लिए, खून के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है, माने कि आपके न्यूरॉन भी ठीक तरह से काम करते हैं, बराबर है। पर वहां पे भाई साहब, वहां पे अगर आपको उसे उबाल लिया तो भाई साहब उसका विटामिन सी खत्म हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्लियर है? मुंह में पानी आ रहा भाई साहब सुन के, अभी क्या बताऊं। हाँ, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड कहां पे होता है भाई साहब? अगर आपको चींटी ने काट दिया, ये भाई साहब मधुमक्खी ने काट दिया। किसने काट दिया? मधुमक्खी ने काट दिया, तो उसमें निकलता आपका फॉर्मिक एसिड, और इसी की वजह से आपको क्या होती है जी? जलन होती है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैलिक एसिड की बात करूं तो ये मैलिक एसिड कहां पे पाया जाता है? एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ऐसे बोला जाता है। एप्पल खाते हो कि नहीं खाते हो? तो भाई साहब एप्पल इतने महंगे हो गए थे, इतने एप्पल अगर रोज रोज खाओगे तो भाई साहब वैसे भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कंगाल हो जाओगे, है ना? तो ये मैलिक एसिड सबसे ज्यादा एप्पल में पाया जाता है, ठीक है जी? जी बहुत बढ़िया। चलिए ये विटामिन की लिस्ट है, सबको बताना चाहूंगा। देखिए विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी बोला जाता है, और दूसरा नाम भी क्या है इसका बताइए? इसका नाम रहेगा आपका कैरोटीन। क्या रहेगा जी? कैरोटीन, ये दूसरा नाम है। कैरोटीन ये जो विटामिन ए का एक टाइप है, ये मिलता है आपको वेजिटेरियन माने कि सब्जियों से मिलता है। कहां से? सब्जी से मिलता है। और ये रेटिनॉल नाम का जो विटामिन ए है भाई साहब, ये आपको नॉनवेज से मिलता है। कहां से मिलता है? नॉनवेज, माने कि जो मांसाहारी है भाई साहब, उनको रेटिनॉल नाम का विटामिन ए मिलता है, बराबर है। विटामिन डी की अगर खासियत बोलूंगा तो इसे कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है। और विटामिन डी ये एकमात्र ऐसा विटामिन है, एकमात्र शरीर खुद जो बनाता है, खुद बनाने वाला विटामिन
विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। फोकट में मिलता है, पर आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन की कोई कमी होगी तो विटामिन डी की है। बोलते हैं ना भाई साहब, कोई चीज अगर फोकट में मिल रही तो उसकी कीमत नहीं होती है ना, और उसी कंडीशन में ये विटामिन की डी के साथ हो रही है। क्योंकि आजकल भाई साहब कोई धूप में निकलना ही नहीं चाहता है, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, धूप का आता पता ही नहीं है, शरीर में कहां से विटामिन डी बनने वाला। इसीलिए जैसे 30 साल के 35 साल के हो जाएंगे भाई साहब, उनके घुटने काम करना बंद कर देंगे, ये कंधे में घुटने में दर्द घुटनों में दर्द होगा भाई साहब, गर्दन अकड़ जाएगी भाई साहब, आपके हाथ पैर दर्द देने लगे। किसके वजह से? विटामिन डी की कमी से। फोकट में मिल रहा है ना, उसकी कीमत नहीं होती है, सही बात बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई साहब विटामिन B12, विटामिन सी, ये सभी के सभी विटामिन आपको एक एक कर कर याद रखना है। और विटामिन के जो है भाई साहब, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। जो रक्त का थक्का बनता है ना, रक्त का थक्का बनता है जिसे हम ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। वो बनने में मदद करता है आपका विटामिन के, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, चलिए इसका आंसर कर देंगे। बताइए, कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सभी अगर किसी को कमजोरी आ गई है, डॉक्टर के पास चले गए तो भाई साहब वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां दे देता है, आपको गोलियां देता है ना। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स माने कि भाई साहब इसमें जो बी नाम के विटामिन आते हैं वो कितने होते हैं? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इसका आंसर बहुत लोग गलत करने वाले हैं। देखिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विटामिन बी, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें कितने बी के विटामिन होते हैं? बहुत बढ़िया, देखिए गिनते हैं एक एक कर कर। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए? 8। भाई साहब 12 कहां से आ गए? 12 कहां से आ गए? B12 का मतलब ये नहीं है कि 12 है। देखिए बीच में देखो गायब हो गए कुछ कुछ। B10 आपको नहीं मिलेगा, B8 आपको नहीं मिलेगा, B4 आपको नहीं मिलेगा, बराबर ये गायब हो गए। माने कि कितने बचे भाई साहब? 8 बचे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 8 रहेगा। क्या रहेगा जी? 8 रहेगा। सभी लोगों ने आंसर टिक कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब का आंसर किए भाई साहब, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। विच ऑर्गन, कौन सा ऐसा अंग होता है भाई साहब जो वसा में घुलनशील विटामिन को जमा करता है? चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन समझ नहीं पाए सर? फिर से देखिए बताता हूं, उसमें बोला गया है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, जिसमें पूरे के पूरे विटामिन बी आते हैं, उसमें कितने विटामिन बी होते हैं? कितने होते हैं? वही तो गिनाया आपको, कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं जी? 8 होते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको यह पता रहना चाहिए कि भाई साहब फैट सोलुबल विटामिन कौन से हैं, माने कि वसा में घुलनशील कौन से होते हैं और कुछ पानी में घुलनशील होते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं ना। देखिए विटामिन जो होते हैं भाई साहब 2 प्रकार में गिने जाते हैं। एक भाई साहब पानी में घुलनशील रहेंगे, पानी में घुलनशील रहेंगे, और एक रहेंगे आपके फैट माने कि वसा में घुलनशील रहेंगे। ठीक है, जो वसा में घुलनशील होते हैं वो 4 प्रकार के विटामिन है। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? एक है आपका विटामिन के, एक है विटामिन आपका ई, एक है विटामिन आपका डी, और एक है विटामिन ए। अब इसे भाई साहब उल्टा पढ़िए, उल्टा पढ़िए, नीचे से ऊपर तक पढ़िए। देखिए आपको कौन सा शब्द मिल रहा है जी? वो मिल रहा है आपको कीड़ा। कौन सा मिल रहा है? कीड़ा। और कीड़ा माने क्या होता है? कीड़ा माने होता है भाई साहब आपका इंसेक्ट, है ना। तो भाई साहब इस तरह से आप ध्यान में रखते हो। जो कीड़ा है भाई साहब वो क्या खाता है? वो क्या खाता है भाई साहब? वसा खाता है, माने कि तेल खाता है। और आपने देखा भी होगा जय कहीं पे अगर ऐसे नीचे फर्श पे ऊपर या किसी कोने में आपने तेल डाल दिया तो उसको कीड़े माने कि जो चींटियां वगैरह वो खाने लग जाती है। ठीक है, उस तरह से ध्यान रख सकते हो। और बचे कौन से विटामिन बताओ? अभी बचे आपके बी और सी, ये दोनों भी जो है भाई साहब पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, माने कि उनको जमा नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो फैट सोलुबल होते हैं ये हमारे शरीर में जमा किए जाते हैं, जमा
किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जमा कर रहे मतलब कहां पे जमा करेंगे, इसका आंसर रहेगा आपका लीवर, माने कि यकृत में जमा किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है सभी बच्चों ने दे दिया था, इसका आंसर क्या था आपका, लीवर रहेगा। क्या रहेगा, लीवर रहेगा। क्लियर है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, चलिए इसका आंसर बता देंगे। सभी में क्लासेस जो है, जो बच्चे ऐप के ऊपर है, जिन्होंने भाई साहब हमारे क्लास लिए हुए ऐप के ऊपर, उनको बता दो कि सभी क्लासेस जो है हमारे भाई साहब 24 से शुरू हो जाएंगे, 24 से शुरू हो जाएंगे। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे इसका भाई साहब, सभी लोग जो है नोट भी कर लेंगे। 24 से सभी के सभी क्लासेस हम शुरू कर देंगे। इसके पहले भी क्लासेस हुए, बहुत सारा डाटा हमने ऐप के ऊपर डाल के रखा है। ठीक है जी, चर्बी कैसे बनती है, चर्बी माने कि फैट होता है ना जी, ठीक है, कैसे बनती है, ज्यादा खाओ काम नहीं करो चर्बी बन जाएगी अपने आप, है ना, वही होता है जी। यूट्यूब के ऊपर हमारा रोज डेली क्लास रहेगा ठीक 2 बजे। कुछ कारणों के वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बारिश इतनी जोर से शुरू है कि इस भाई साहब सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो चलिए, एक इसका आंसर सभी ने बता दिया है कि कौन सा रहेगा जी, ब्लड क्लोटिंग के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया था, वो है विटामिन के। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन के जो है भाई साहब, ये हमारे शरीर में जो बड़ी आंत होती है, जो बड़ी आंत होती है, उसमें भाई साहब कुछ गुड बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से रहते हैं, गुड बैक्टीरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, उसे हम कोली बैक्टीरिया भी बोलते हैं, कोली जीवाणु भी बोलते हैं भाई साहब। वो ये विटामिन के बनाने में मदद करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। माने कि हमारे शरीर में अभी 2 विटामिन बन रहे हैं, एक विटामिन डी जो शरीर खुद बना रहा है, और विटामिन के को भाई साहब ये बैक्टीरिया बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया है जी। हाँ, एसएसटी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है जी। जी हाँ, टाइम टेबल हम पब्लिश कर देंगे आज ही। मैं हमारे टेक्निकल टीम से गुजारिश, देखो यार फिर से बादल आ गए, वही हो रहा है, बादल आ गए घनघोर काले, अंधेरा छा गया सभी तरफ और चला गया नेटवर्क हमारा, सबसे महान देश हमारा। ऐसा ही होता है जी हाँ, वही तो बोला मैंने, काले बादल छा गए है, नेटवर्क हमारा, सबसे देश महान हमारा। चलने लगा, चलो बहुत बढ़िया। इसका आंसर बता देंगे सभी लोग, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर बताएंगे सर। पीआरटी बैच में भी देखिए, जितने भी कोर्सेस हम टीचिंग परीक्षा में पढ़ाते हैं, सभी टीचर लोग, मैं अकेला नहीं, सभी लोग बाइलैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं, बस इंग्लिश को छोड़कर। ठीक है, इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर बता देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग बोल रहे कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सभी लोग बोल रहे कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बहुत बढ़िया, ऑल मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। भाई साहब आपका दिमाग है कि सुपर कंप्यूटर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कियो। ऑल मेटल्स आर सॉलिड। चलिए बताइए इसे आपने गलत क्यों बोला। चलिए थोड़ी सी ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं किसका ब्रेन कैसे चलता है। सभी लोग मुझे बताएंगे भाई साहब, सभी लोग मुझे बताएंगे भाई साहब कि जितने भी धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, इसको गलत क्यों बोला आपने। इस सब, जी हां बहुत बढ़िया। इसका एक एक्सेप्शन उदाहरण है, वो है आपका पारा, जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरी। भाई साहब ये क्या है, आपका धातु है जो आपके द्रव रूप में रहता है। कौन से रूप में रहता है, द्रव रूप में रहता है। चलिए इसका भी आंसर बता देंगे, ऑल मेटल्स आर हार्ड। भाई साहब इसके तो बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। आपके जो सोडियम है भाई साहब, ये देखिए इसे, उसके बाद आपका पोटेशियम, इन दोनों को भाई साहब हम चाकू से काट सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू कर सकते हैं, इनका हम इस तरह से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। उसी तरह से ऑल नॉन मेटल्स आर गैस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सेंटेंस। चलिए इसका आंसर बता देंगे, इसका क्या रहेगा। सभी के सभी जो अधातु होते हैं वो गैसेस फॉर्म में, माने कि वायु के रूप में होते हैं। जी बहुत बढ़िया, इसका आंसर है आपका ब्रोमीन।
ब्रोमीन ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो भाई साहब आपको लिक्विड माने कि द्रव रूप में मिलता है। एकमात्र अधातु, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। एकमात्र अधातु जो आपको लिक्विड फॉर्म में माने कि द्रव रूप में मिलता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी के आंसर आपने दे दिए हैं। और भाई साहब कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं माने कि अधातु जो होते हैं भाई साहब वो घन रूप में भी मिलते हैं, जैसे कि आपका कार्बन हो गया। उसके बाद सल्फर ये गैस नहीं होते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये नेचुरली अगर पाया जाता है वो घन रूप में पाया जाता है। उसी तरह से आपका रेड फास्फोरस, ये तीनों के तीनों अधातु भाई साहब कैसे रहेंगे जी? सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, माने कि जिसे बोलते हैं हम भाई साहब क्या रहेंगे जी? आपके घन रूप में रहते हैं। ये अभी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? सर पीडीएफ बता दो किस सेक्शन में मिलता है? ऐप के ऊपर। देखिए ऐप के ऊपर जब जाओगे तो वहां पे अलग से वाईटी का सेक्शन बना हुआ है। हम वाईटी के ऊपर माने कि यूट्यूब के ऊपर जितने भी क्लासेस लेते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है जी। जनरल स्टडी का है तो आपको जनरल स्टडी का साइंस भी मिल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा कोर्स परचेस करो, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि जो बच्चा पूरा का पूरा कोर्स परचेस करने वाला है उन सभी को, और अगर आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 में आप टॉप 100 में अगर आ जाते हो, तो आपको वैसे भी पूरी की पूरी फीस वापस मिलने वाली है। और साथ में आपको भाई साहब बड़ा बड़ा अच्छा सा आपकी आगे की डेवलपमेंट के लिए भाई साहब एक अच्छा सा लैपटॉप भी हम गिफ्ट करने वाले हैं। और टॉप 100 में लाने के लिए जितनी मेहनत आप करोगे ना, उससे ज्यादा मेहनत हम करने वाले, इसका इतना बस हमके ऊपर यकीन रख दिए। ठीक है जी। जी सबा हुसैन जी बोल रहे कि सर मुझे क्लास फ्री में दे दीजिए, मैं अनाथ हूं। सबा हुसैन जी मैं आपको एक तसल्ली देना चाहूंगा। देखिए फ्री में अगर लोगे तो फ्री में लेने के बाद, जैसे बोला ना मैंने, विटामिन डी फ्री में मिल रहा है पर उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, ठीक है। हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देकर जो है कोर्स परचेस करवा देंगे, ये हमारी गारंटी रहेंगी। और मैं इसके बारे में दानिश सर से जरूर बात करूंगा। आप हमारे टेक्निकल टीम्स को कॉल कीजिए और वहां पे जो है आप अनाथ हो उसका सर्टिफिकेट मिलता है भाई साहब, वो सर्टिफिकेट के साथ हमें अपलोड कर दीजिए, आपको पूरा का पूरा सेक्शन जो है हम फ्री में दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। किसी बच्चों को अगर भाई साहब कोई अपंग होगा, कोई दिव्यांग होगा, किसी देखने में तकलीफ होगी और कोई अनाथ होगा, मैं इन सभी बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, अगर भाई साहब आपको सच में तकलीफ है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट बनवा लो। और सर्टिफिकेट साथ साथ हमारे टीचिंग परीक्षा में जो टेक्निकल टीम है वहां पे कॉल कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए, वो रिक्वेस्ट हम जरूर दानिश सर के पास पहुंचाएंगे। और हमें यकीन है कि दानिश सर आप बच्चों को स्पेशल डिस्काउंट देंगे, बहुत भारी डिस्काउंट के साथ आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर रहेगा आपका भाई साहब, रहेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। क्या रहेगा? जिसे बोलते हैं हम अभिकेंद्री बल बोला जाता है। और देखिए इस तरह से होता है, जो भी हमारी पृथ्वी जो है सूरज के अराउंड गोल गोल घूम रही है, वो कौन से बल के कारण? वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है? ग्रेविटेशनल, माने कि जिसे हम गुरुत्व बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल बोलते हैं। और यही गुरुत्वीय बल कौन से बल का काम कर रहा है? ये काम कर रहा है भाई साहब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का, माने कि अभिकेंद्री बल का काम कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ रोलर कोस्टर पे अगर कभी गए होंगे, जो भी चीज भाई साहब गोल गोल घूम रही है, वो गोल गोल अपने पथ के ऊपर अगर कायम है तो किसके वजह से? वो केवल होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जिसे बोलते हैं हम अभिकेंद्री बल के वजह से। क्लियर हो गया है? कोर्स की वैलिडिटी जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाती तब तक होती है। क्योंकि क्या हो रहा है, आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 में देखा होगा, कुछ इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, बीपीएससी टीआरई 3.0 का कोर्स 3 महीने का रख दिया था। और हमने क्या किया था, जब तक आपकी एग्जामिनेशन ना हो भाई साहब तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। क्योंकि बीपीएससी वालों का कुछ भरोसा नहीं है। जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 3.0 का सिलेबस बढ़ते बढ़ते भाई साहब 4 महीने चला गया था, 5 महीने चला गया था। हो सकता है अगर वैसी कुछ आ जाता है तो वो भी आगे आपका कोर्स आपके एग्जामिनेशन तक रहेगा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक। ठीक है जी।
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। ये क्वेश्चन अभी अभी एग्जामिनेशन, देखिए ये हेड टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है। हेड टीचर बीपीएससी कौन सा 2024। ये फिर से भाई साहब आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगली बार मैं बता रहा हूं न्यूरॉन के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, देख लियो, बता रहा हूं आपको। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका अंतर्ग्रथन, जिसे हम सिनेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप बोलते हैं। और ये सिनेप क्या होती है? दो भाई साहब न्यूरॉन के बीच की गैप होती है कुछ इस तरह से। ये आपका एक पहला न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन जो है, इन दोनों की बीच की गैप जो होती है उसे सिनेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनेप बोला जाता है। और आपको एक और बात बता दूं, ये जो कोशिका है जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ये हमारे शरीर की, हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका होती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहां पे पाई जाती है जी? ये पाई जाती है आपकी भेजे में। भेजे माने कि जिसे बोलेंगे हम ब्रेन में पाई जाएगी। और साथ में जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, कॉर्ड माने कि जिसे बोले हम पीठ की रीढ़ की हड्डी जो होती है भाई साहब, रीढ़ जो होता है भाई साहब, वहां पे भी पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये भाई साहब जो बड़ा वाला पोर्शन आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, इसे एक्सोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और यहां पे जो आपको जड़ें होती है ना, पेड़ की जड़ें आपने देखी होगी, इस तरह से फैली होती है। और ये जो है भाई साहब, इसे बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन करता है। चलिए बताइए, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका न्यूरॉन। क्या रहेगा? न्यूरॉन रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे बोला जाता है भाई साहब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट किसका जी? आपकी तंत्रिका का। तंत्रिका तंत्र जो होता है भाई साहब आपका, जिसे हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल माने कि कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है, बताइए। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन, माने कि ये आपका एक न्यूरॉन हो गया इस तरह से, और ये दूसरा न्यूरॉन हो गया इस तरह से। इन दोनों के बीच में जो भाई साहब कनेक्शन जुड़ा होता है, वो सिग्नल्स कहां से रिसीव करते हैं? सिग्नल्स कौन से फॉर्म में होते हैं भाई साहब? ये होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। कौन रिसीव करता है? बहुत बढ़िया, डेंड्राइट्स करते हैं। कौन करते हैं? डेंड्राइट्स। ये आपको दिख रहे हैं ना हाथ जैसा, ये पंजा जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, जड़ें जो होती है ना किसी भी पौधे की, उस तरह से वो रिसीव करता है आपके सिग्नल्स। ये रिसीव करता है सिग्नल्स। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए, ये अभी अभी बीपीएससी भाई साहब 3.0 में जो री एग्जाम हुई थी अभी की 2024, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरा नियम पूछा गया है, माने कि यहां पे सेकंड लॉ के बारे में बात की गई है। जो भी भाई साहब आपका त्वरण होता है वो सीधे अनुपात में होता है किसके साथ? चलिए बताइए, देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। हम भी मिलाए सभी टीचर, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत। देखिए क्या होता है, क्या होता है, जो भी आपका आंसर की रहेगा फाइनल, वो भी फाइनल नहीं होता, आप सभी को पता है, उसमें भी कुछ ना कुछ गलत होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया है जी। इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट मैथ्स बोल रहे, देखो भाई साहब, देखिए न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, यह आपका सेकंड नियम होता है। अब आप सभी को फार्मूला यहां पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है,
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, माने कि त्वरण होता है। आप सभी को पता है जो द्रव्यमान होता है भाई साहब, द्रव्यमान ये समान होता है, ये नहीं बदलता है, माने कि ये कांस्टेंट है ना। तो मैं बोलना चाहूंगा कि फोर्स जो होता है वो सीधे अनुपात में होता है किसके साथ, आपके त्वरण के साथ। किसके साथ? त्वरण के साथ रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन माने कि त्वरण जो है किसके साथ रहेगा, सीधे अनुपात में, वो रहेगा आपके भाई साहब ए के साथ। किसके साथ रहेगा? ए के साथ रहेगा। क्लियर है जी? शीतल जी बोरे सर इनवर्स वाला लगाए हमने, क्या बात है। ठीक है चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका पहला नियम जिसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व का नियम क्या बोलता है, सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे। जड़त्व का नियम ये बोलता है कोई चीज अगर भाई साहब दौड़ रही है तो वो दौड़ते ही रहेगी। कब तक? कब? हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, माइक चेक आवाज आ रहा है जी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, आवाज आ गई, आवाज आ गई है। भारत जिंदाबाद। ठीक है, चलो आंसर बताइए। कोशिका की खोज किसने की थी? वो की थी भाई साहब रॉबर्ट हुक जी ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक जी ने की थी। ये आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन अभी अभी बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट में आया था। और भाई साहब ये बीपीएससी टीआरई में अगर पूछा गया तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्होंने सबसे पहले जो नॉन लिविंग सेल होता है भाई साहब, माने कि मरी हुई सेल का खोज निकाला था रॉबर्ट हुक जी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक और इंसान है भाई साहब जिसे आपको ध्यान में रखना है, ये एंटोन वैन लीeuwenhoek भाई साहब। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, माने कि सूक्ष्म जीव शास्त्र का, सूक्ष्म जीव शास्त्र जो होता है भाई साहब उसके पिता है ये, पप्पा है ये। कौन है? एंटोन वैन लीeuwenhoek। और रॉबर्ट हुक जी ने भाई साहब सेल के बारे में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया था, उनके बारे में बताया था, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ, पप्पा ऑफ किसके जी? साइटोलॉजी। किसके? साइटोलॉजी। भाई साहब सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा बताओ भाई साहब? माइक्रोबायोलॉजी के पप्पा कौन है? वो आपके लीeuwenhoek है। उसी तरह से जो साइटोलॉजी है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उनके पप्पा कौन है? वो है आपके रॉबर्ट हुक है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, ये रहे आपके रॉबर्ट हुक जिन्होंने 1665 में, भाई साहब कितने साल हो गए गिन लेना, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले कॉर्क सेल माने की जो ऊपरी छाल होती है पौधों की जो मरे हुए होती है, उनका अध्ययन किया था और बताया था कि वहां पे सेल होती है। ठीक है, उसी तरह से ये आपके एंटोन वैन लीeuwenhoek जिन्होंने सबसे पहले जीवाणु को देखा था और प्रोटोजोआ को देखा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में हमारे शरीर का जो शुक्राणु होता है और भाई साहब जो ओवम माने कि महिलाओं के शरीर में जो एग होता है, इनको भी देखने वाले सबसे पहले कोई वैज्ञानिक होंगे तो वो आपके एंटोन वैन लीeuwenhoek, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? उन्हें बोलते हैं हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। सभी लोग इसका भाई साहब कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, साथ में अपने दिमाग में भी लिख देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा चलिए बताइए फास्ट फास्ट, उसके बाद आपके हिंदी का लेक्चर होने वाला है, जल्दी से चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? बीपीएससी में
हिंदी का भी लेक्चर होने वाला है, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया भाई साहब। एंटोन वैन लीवेनहुक, ये भाई साहब कौन है जी? कौन है? सूक्ष्म जीव शास्त्र के कौन है? पप्पा है। बहुत बढ़िया। कोई बता सकता है भाई साहब ये लुईस पास्चर जी ने क्या किया था? ये लुईस पास्चर जी ने क्या किया था? कोई बता सकता है? पास्चराइजेशन प्रोसेस, पास्चराइजेशन माने कि क्या होता है? जैसे कि दूध को भाई साहब उबालो और उसको भाई साहब तुरंत ठंडा कर दो, तुरंत ठंडा कर दो। उससे क्या हो जाएंगे? जो भी उसके अंदर जीवाणु रहेंगे भाई साहब वो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। माने कि पास्चराइजेशन प्रोसेस के बारे में उन्होंने बताया था लुईस पास्चर जी ने। बहुत बढ़िया। और इन्होंने रेबीज नाम का जो डिसीज होता है, रेबीज, ये भाई साहब एक ऐसा रोग है जो भाई साहब जानवरों से किस में आता है? इंसानों में आता है। किस में आता है? इंसानों में आता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। और इनकी वैक्सीन खोज निकाला था आपके लुईस पास्चर जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एसिड वर्सेस बेस की डिफिनेशन वो भी क्लियर कर देंगे, वो भी क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। चलिए ये आपके सेशन का आज का आखिरी का क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए कल से जो हमें क्या करने वाला हूं, जितने भी आज क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो पहले तो रिवाइज कर लेंगे, जहां पे आपकी टेस्ट रहेगी 10 मार्क की, ठीक है। 10 सेकंड में पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे और आखिरी में क्वेश्चन की रिवीजन भी करा दूंगा। उससे अच्छा आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे। इसका आंसर सभी लोग दे देंगे। और इसके बाद जो है आपके हिंदी का लेक्चर शुरू होने वाला है। मैम जो है तैयार है आपके लिए, ठीक है। वहां पे सभी लोगों को जाना है और भाई साहब अपनी तैयारी जो है वो मुट्ठी में करना है भाई साहब।